माँ, ओ माँ, बापू को बोलो ना ये खिड़की क्यों नहीं ठीक करवाते? बहुत ठंडी हवा आती है इनमें से। हाँ बेटी, थोड़ी पैसों की बचत होगी तो तुम्हारे पापा से जरूर कहूंगी। सुनो, सेठ मानक चंद आया है। लाओ, जो पैसे रखे हैं वो दे दो। थोड़े से ही तो पैसे हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? आप सेठ से कह दो कि फसल पर रुपया देकर चुके। लखन थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन ही मन में सोचता है। जाड़ा सर पर आ गया है, बिना कंबल के जाड़े की रात नहीं कटेगी और बिना पैसे लिए ये सेठ मानक चंद भी यहाँ से नहीं जाने वाला है। ममता, लाओ पैसे दे दो। सेठ मानेगा नहीं, किसी तरह तो पीछा तो छूटे। कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ ममता, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। दूसरा इंतजाम? जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे? न जाने सेठ का कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं तो कहती हूँ आप खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उसे कर्ज अदा करो। ऐसी खेती से बाज आई तो मैं रुपया न दूंगी न लूंगी। लखन और ममता ये सब बातें कर रहे थे, तभी पीछे से सेठ मानक चंद की आवाज आती है। अरे ओ लखन, ओ लखन, अरे ओ लखन, जल्दी कर, इतना समय नहीं है मेरे पास। तू कर्ज अदा करता है कि नहीं? कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ ममता, जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। हाँ अच्छा जी, ठीक है, देती हूँ। ममता ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वह लाकर लखन को देते हुए बोली। न जाने ये सेठ पीछा कब छोड़ेगा। आप अपनी खेती छोड़ दो, मजदूरी में तो रोटी खाने को मिलेगी, किसी की भरोस ना रहेगी। अच्छी खेती है, 2 पैसे कमा कर लाओ और वो भी सब कर्ज में झोंक दो। लखन ने रुपये लिए और बाहर चला गया। उसने एक एक पैसा काट कर कुछ पैसे कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकलते जा रहे थे। लखन ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। अरे ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आप अपने बाकी के पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही हैं। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊंगा और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। लखन गहरी सांस भरते हुए बोला, चलो कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम पीछा तो छूटा। लखन एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। कमलपुर गांव में ठंडी ने अपनी दस्तक दे दी थी। इस बार की ठंडी पिछले सालों की ठंडी से कुछ अलग ही स्तर की थी। अमीर लोग तो अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद करके आग के पास बैठकर ठंडी का आनंद ले रहे थे। वहीं गरीबों पर यह ठंडी का मौसम कहर बनकर आया था। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ना तो हमारे पास ओढ़ने को कंबल है, ना तो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ। हाँ जी, पता नहीं इस साल की ठंडी को भी क्या चाहिए जो हम गरीबों के लिए आफत बनकर आई है। यहाँ लखन और उसका परिवार ठंड के कारण परेशान हो रहा था और वहीं सेठ मानकचंद जैसे अमीर लोग अपने आलीशान घरों में बैठ ठंडी का आनंद ले रहे थे। अरे ओ शालिनी, जरा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय तो बनाकर लाना और साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी लाना। और मम्मी, मेरे लिए तुम आज गरम गरम समोसा बनाना, मेरा आज समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है बेटा, पहले तुम्हारे पापा के लिए चाय पकौड़े बना दूं, उसके बाद तुम्हारे लिए समोसा बना दूंगी। सेठ मानकचंद और उसका परिवार एक ठंड में गर्मा गर्म खाने का मजा ले रहा था। माँ, बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है, अगर पीने के लिए चाय है तो दे दो। अच्छा ठीक है बेटा, तू थोड़ी देर इंतजार कर, मैं लेकर आती हूँ। ममता देखती है कि चाय बनाने के लिए घर पर न दूध था और न ही लकड़ियाँ। हे भगवान, यहाँ तो घर पर दूध ही नहीं है और ना ही लकड़ियाँ। अब चाय कैसे बनाऊं? और मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। कोई बात नहीं ममता, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, कुछ लकड़ियाँ और थोड़ा सा दूध उधार ले आऊंगा। इतना कहकर लखन घर से निकल पड़ता है। भाई, आधा लीटर दूध देना जरा। दूध तो मैं तोल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास दूध खरीदने के पैसे हैं भी या नहीं। भाई, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों के लिए चाय बनानी है। तुम मुझे दूध दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पैसे आते ही मैं तुमको पैसे दे दूंगा। अरे पता नहीं तुम जैसे कितने मेरी दुकान पर हर रोज आते हैं,
अगर मैं ऐसे दूध देता रहा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। चल निकल यहां से। ऐसा ही जवाब उसे लकड़ी वाले से मिलता है। बेचारा लखन दुखी मन से वापस घर आ जाता है। अजी, आप तो खाली हाथ ही लौट आए, क्या हुआ? माफ करना ममता, कोई भी दुकानदार अब हमें उधार का सामान देना ही नहीं चाहता। तुम बच्चों को रात का थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना होगा, वही खिला दो और तुम फिक्र मत करो, जब कहीं से पैसे आएंगे तो सब कुछ ले आऊंगा। ये सब सुनकर ममता बहुत परेशान होती है, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह रात का थोड़ा बहुत बचा खाना अपने बच्चों को दे देती है। रात होते होते बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। उनके घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं, जिससे हवा सीधे अंदर आ रही थी। बापू, इस खिड़की से बहुत ठंडी हवा आ रही है, जल्दी से किसी को बुलाकर इसे ठीक करवा लीजिए ना। बेटा, मैं खिड़की ठीक करवाने वाले के पास भी गया था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसने खिड़की ठीक करने से मना कर दिया और छत भी ठीक नहीं हो पाई। लेकिन बापू, ऐसे तो हम लोगों को ठंड लग जाएगी ना, और राधिका तो अभी बहुत छोटी है, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपनी गरीबी के कारण आप लोगों का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पा रहा। माँ, बापू, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बच्चों को ठंड में ऐसे थरथराते देख लखन और ममता की परेशानी और भी बढ़ जाती है। ममता अपनी बच्ची को आंचल में छुपा लेती है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके आगे साड़ी का पल्लू क्या कर पाता। रुको बेटा, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर ममता घर में इधर उधर ढूंढती है तो उसे संदूक में एक फटा पुराना कंबल मिलता है। वह उस कंबल को सोहन और राधिका को ओढ़ा देती है, लेकिन कंबल जगह जगह से फटा हुआ था, जिससे हवा आर पार जा रही थी। वे जैसे तैसे वह रात बिताते हैं। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि राधिका को बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, राधिका को तो बहुत तेज बुखार आ गया है। हमें राधिका को डॉक्टर साहब के पास लेकर जाना होगा। लखन और ममता उसे जल्दी से मोहल्ले के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जिनका छोटा सा क्लिनिक था। देखिए, आपकी बेटी को मैं दवाई दे देता हूं, लेकिन इससे इसे कुछ देर ही आराम मिलेगा, क्योंकि ठंड के कारण इसे निमोनिया हो गया है। आपको इसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके आप इसे अस्पताल ले जाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या मैं आपको बाद में पैसे दे सकता हूँ? अरे हाँ, कोई बात नहीं भाई, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। अभी आपकी बेटी बहुत बीमार है, तो उस पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर इलाज करके उन्हें अस्पताल भेज देते हैं। देखिए जी, हमें आपकी बेटी को एडमिट करना होगा, तो उसके लिए काउंटर पर 20,000 रुपए जमा करवा दीजिए। 20,000 डॉक्टर साहब? सिर्फ भर्ती करने के इतने सारे पैसे? अरे, तो तुम्हारी बेटी को भर्ती करके उसका इलाज भी करेंगे ना। जाओ और जल्दी से पैसे जमा करवाओ। पैसे जरा जल्दी जमा करवा देना, वरना अभी और भी पेशेंट हैं जिन्हें बेड की जरूरत है। डॉक्टर यह सब कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन लखन की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? ममता, राशन तक खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास, तो ये 20,000 जैसी बड़ी रकम मैं कहां से लेकर आऊंगा? हाँ जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमें तो कुछ करना होगा, वरना राधिका का क्या होगा? आप एक बार उस सेठ मानकचंद से पैसे मांगकर देख लो। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। मैं सेठ मानकचंद से पैसे मांगकर देखता हूँ, शायद वो मदद कर दे। वह सेठ मानकचंद के घर जाता है और सारी बात बताता है। अरे लखन, अभी तक तुमने पिछला कर्ज भी नहीं चुकाया है, मैं तुम्हें और पैसे कैसे दे दूं? ना 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 ना, मैं तुम्हें पैसे हरगिज नहीं दे सकता। सेठ जी, ऐसा मत करो, अब तो आप ही एकमात्र हमारी उम्मीद हो। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो सेठ जी, मैं अपनी बेटी को खो दूंगा। थोड़ा रहम करो, मैं आपका सारा पैसा जल्दी लौटा दूंगा। अच्छा, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे, क्योंकि तुमने पहले वाले पैसे भी अभी तक नहीं दिए हैं।
सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको जल्द ही आपका पैसा लौटा दूंगा। अच्छा, यकीन तो मैं कर लूं, लेकिन चलो इस कागज पर अपने दस्तखत और अंगूठे के निशान लगा दो। लखन चुपचाप कागज पर दस्तखत कर अपने अंगूठे का निशान लगा देता है और सेठ से 20,000 रुपए लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। कुछ दिनों में राधिका ठीक हो जाती है और वे उसे घर ले आते हैं। ममता, आज मैं काम पर जा रहा हूँ। दिन में जो मजदूरी मिलेगी उन पैसों से कंबल और राशन खरीद कर ले आऊंगा। अच्छा जी, ठीक है, ध्यान रखना और समय पर घर आ जाना। लखन सुबह सुबह काम पर निकल जाता है। बाहर बहुत बर्फ पड़ रही थी। पहनने के लिए न उसके पास जूते थे और न स्वेटर। वह गांव में काम की तलाश करता है तो उसे ठेकेदार मक्खन के यहाँ मजदूरी मिल जाती है। इतनी ठंड में वह चप्पल पहनकर मजदूरी कर रहा था। ठंड से उसके पैर सुन्न हो गए थे। अरे लखन, तुम्हारे पैर तो बहुत ज्यादा सूज गए हैं। इस तरह तो तुम ठंड में बीमार पड़ जाओगे। तुम अपने लिए एक जोड़ी जूते और एक स्वेटर क्यों नहीं खरीद लेते? नहीं साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं खुद के लिए स्वेटर और जूते खरीद सकूं। आज जो पैसे कमाऊंगा उनसे बच्चों के लिए कंबल और राशन खरीदना है। लखन की हालत देखकर ठेकेदार को उस पर दया आ जाती है। वह जल्दी से घर जाकर जितने भी पुराने गर्म कपड़े थे लाकर लखन को दे देता है। ये लो लखन, मेरे पास कुछ पुराने गर्म कपड़े और कंबल पड़े थे। तुम इन्हें घर ले जाना, ठंडी में ये तुम्हारे काम आ जाएंगे। ठेकेदार की दया देखकर लखन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे ठेकेदार जी। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं लखन, एक दूसरे की मदद करना ही हमारा कर्तव्य है। ये लो कुछ पैसे, अब तुम अपने घर जाओ। अब तुम्हें ठंड से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लखन घर जाकर कपड़े अपनी पत्नी और बच्चों को देता है। वे सब खुशी से झूम उठते हैं। बापू, ये स्वेटर तो सच में बहुत गर्म है। अब तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। हाँ बापू, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। ये सच में बहुत गर्म है। ठेकेदार जी बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की। ठीक कहा बेटा, अब तो हमारे पास ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े भी हैं। अब हमें ठंड में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे पिताजी को आज जो पैसे मिले हैं उनसे हम अभी ही खिड़कियां ठीक करवा लेंगे। तभी अचानक सेठ मानकचंद अपने वकील के साथ वहां पहुंच जाता है। आइए सेठ जी, आज कैसे आना हुआ? और ये आप साथ में वकील लेकर क्यों आए हैं? अरे इनको तो मैं साथ इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मुझे ये घर खाली करवाना है, क्योंकि जिस घर में तुम रह रहे हो वह मेरा है। अरे सेठ जी, आप यह क्या कह रहे हो? ये घर आपका कब से हो गया? अरे तू इन कागजों को आंख खोल कर देख। इस पर तेरे दस्तखत और अंगूठे के निशान लगे हैं। तेरे घर और जमीन अब मेरे हो चुके हैं, क्योंकि तूने अपनी बेटी के इलाज के लिए जो पैसे मुझसे उधार लिए थे वह अभी तक नहीं चुकाए हैं। इसलिए मुझे साथ में ये वकील लेकर आना पड़ा। अरे सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जमीन और घर को लेकर हमारे बीच कोई बात ही नहीं हुई थी। अब मेरे सामने ज्यादा नाटक मत कर। चुपचाप यहां से अपना सामान लेकर निकल जा, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। फिर तू जेल में चक्की पिसते रहना। उसकी बात सुनकर लखन बहुत डर जाता है और समझ जाता है कि सेठ ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। लेकिन अब बेचारा वह कुछ नहीं कर सकता था। बाहर भयंकर ठंड और बर्फ पड़ रही थी, फिर भी उसे अपने परिवार के साथ घर छोड़ना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे जी? कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड में अगर बच्चे दोबारा बीमार हो गए तो हम क्या करेंगे? अब मैं क्या बताऊं भाग्यवान, भगवान भी हम जैसे लोगों की ही परीक्षा लेता है। जो लोग सेठ मानकचंद जैसे गलत करते हैं वो अपने घर में ऐसा करते हैं, और हम ईमानदार लोगों को ऐसा समय देखना पड़ता है। लखन पत्नी और बच्चों के साथ कई घरों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। शाम हो जाती है पर उन्हें रहने की जगह नहीं मिलती। तभी रास्ते में ठेकेदार मक्खन का घर आता है तो लखन वहां रुक जाता है।
ये ठेकेदार जी का घर है ममता, और इस समय मैं तो उनको परेशान भी नहीं करना चाहता, लेकिन हमने उनसे मदद नहीं मांगी तो हम इस कड़ाके की ठंड में जिंदा नहीं बच पाएंगे। चलो उनके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। वह जाकर दरवाजा खटखटाता है। अरे लखन, तुम इतनी रात में पूरे परिवार के साथ यहाँ कैसे? और उसे सारी बात बता देता है। ठेकेदार यह सब सुनकर भावुक हो जाता है। अरे ये सेठ मानक चंद तो बहुत ही नीच आदमी है, उसको आप लोगों पर जरा भी दया नहीं आई। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे घर के पीछे वाले कमरे में रह सकते हो। और पीछे वाला कमरा उन्हें रहने के लिए दे देता है। कमरा गर्म था, उसमें बिस्तर और कंबल भी थे। ठेकेदार साहब सचमुच बहुत अच्छे हैं। जहां सेठ मानक चंद ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, वहीं अनजान ठेकेदार साहब ने हमारी कितनी मदद की। अजी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग अनजान नहीं हैं? हमारा इनसे कोई ना कोई रिश्ता नहीं है? क्या पता हमारा पिछले जन्म में इनसे कुछ रिश्ता रहा हो, जिस कारण ये हम लोगों से बिल्कुल अपनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये सब तो बस ऊपर वाला ही जानता है। भाग्यवान, देखो ना, आज कितने दिनों के बाद हमारे बच्चे चैन की नींद सो रहे हैं, वरना ठंड के कारण बेचारे किस तरह ठिठुरते रहते थे। काफी समय बाद वे सब चैन की नींद सोते हैं। लखन अब ठेकेदार के खेतों में काम करने लगता है और ममता ठेकेदार की पत्नी का हाथ बटाती है। लखन, आज थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो क्योंकि कल हमें खेतों की बुवाई करनी है। ठीक है ठेकेदार साहब। काम करते करते उसका ध्यान हट जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। बहुत खून बह रहा था। अरे लखन, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है और बहुत खून बह रहा है। ठेकेदार पट्टी करते समय देखता है कि लखन के हाथ पर लखन और मखन नाम गुदा हुआ है। वह सब समझ जाता है। लखन उसका छोटा भाई है जो बचपन में कुंभ मेले में खो गया था। ये देखकर मक्खन की आंखें भर आती हैं। वह लखन को सीने से लगा लेता है। इतने दिन तू कहाँ था मेरे भाई? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है भाई, बस मुझे इतना याद है कि मैं बचपन से एक चाय की दुकान में काम कर रहा था। उससे जो कमाई हुई, थोड़ी बहुत ज़मीन खरीद ली और शादी कर ली। मैं तो अपने परिवार का नाम तक भूल चुका था, लेकिन आज आपकी बदौलत सब याद आ गया। भला हो इस ठंड का जिसके कारण यह सब हुआ, और इस ठंड के चलते मुझे मेरा खोया हुआ भाई मिल गया। सब लोग बहुत खुश होते हैं। वे सेठ मानक चंद के खिलाफ केस दर्ज करवाते हैं। मखन का बेटा आदित्य, जो अब वकील था, वह केस लड़ता है और लखन को उसका घर और जमीन वापस दिलाता है। गरीबी और ठंड ने लखन को तकलीफ तो दी, लेकिन उसी ने उसे उसका परिवार भी वापस दिला दिया। अब वे सब खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।